Welcome back to Podcast Prep Mind Maps, the go-to guide for all your exams. We thrive on creating laser-focused and relevant, top-notch quality educational content. Don't forget to download the Ultimate Revision Bundle from the link in the description and pinned comment. It includes mind maps, one-shot snapshots, cheat sheets, slide decks, and most relevant questions and answers. So let's begin. तो आज हम कॉस्टिंग फॉर सेबी ग्रेड ए का एक फाउंडेशन टॉपिक कवर करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, हमारा टारगेट है सेबी ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम और गोल है कि कॉस्टिंग सिलेबस की फाउंडेशन को बिल्कुल सॉलिड कर दें। बिल्कुल, और एग्जाम नोट के हिसाब से इस टॉपिक में डेफिनेशंस और फंक्शनल डिफरेंसेस को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग के 3 मेन ब्रांचेस को डिस्टिंग्विश करके। फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करते हैं। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है एग्जाम क्वेश्चंस के लिए। चलिए, सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को रिकॉर्ड करना, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को असर्टेन करना, मतलब पता लगाना और उसको कंट्रोल करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को असिस्ट करना। तो तीनों के एंड गोल्स बिल्कुल अलग हैं। राइट, अब आते हैं यूजर्स पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स इंटरनल होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स भी इंटरनल ही होते हैं, स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। अब आते हैं टाइम फोकस पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस हमेशा हिस्टोरिकल होता है, मतलब पास्ट डेटा पर। और कॉस्ट का फोकस हिस्टोरिकल और प्री डिटर्मिन्ड, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दोनों पर होता है। राइट, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो कंप्लीटली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। प्लानिंग, फोरकास्टिंग, सब आगे का सोचना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखते हैं। पहला सवाल, मैंडेटरी है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनीज के लिए लीगली मैंडेटरी है। राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए मैंडेटरी है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो पूरी तरह वॉलंटरी है, नीड बेस्ड, कोई फोर्स नहीं कर सकता। ओके, तो मैंडेटरी स्टेटस एक की डिफरेंस है। अब आते हैं फॉर्मेट पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स हैं, जैसे IFRS, Ind AS, गैप। और कॉस्ट अकाउंटिंग का? उसका कोई स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी फॉर्मेट नहीं है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी आई गेस कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होगा, काफी फ्लेक्सिबल रहता होगा। बिल्कुल, मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से बदलता रहता है। लास्ट पॉइंट है नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डील करती हैं। ओके, सिर्फ पैसे। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव, जैसे यूनिट्स या आवर्स, दोनों डील करती है। करेक्ट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करती है। यहाँ पर एक एग्जाम नोट बनाता है। इस टेबल से मैंडेटरी स्टेटस और यूजर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच अकाउंटिंग सिस्टम इज मैंडेटरी बाय लॉ? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है ए, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ है ना? हाँ, सबसे बेसिक। इसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कॉस्ट डिटरमिन की जाती है। इसके लिए मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स का डेटा कलेक्ट करके कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। स्पेसिफिकली कॉस्ट पर यूनिट, पर जॉब या पर प्रोसेस। राइट। जब कॉस्ट पता चल गई तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है बी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मार्केट फैक्टर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कॉस्ट एक बेसलाइन सेट कर देती है। एग्जैक्टली। कॉस्ट अकाउंटिंग वो फ्लोर प्राइस प्रोवाइड करती है जिसके नीचे सेल करने पर सीधा लॉस होगा। ये टेंडर्स और कोटेशंस के लिए बहुत क्रूशियल है। यहाँ एक एग्जाम नोट भी है। मार्केट फैक्टर्स प्राइस जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कॉस्ट हमेशा मिनिमम लिमिट डिटरमिन करती है। करेक्ट। अब आते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग डिस्टिंक्शन पर, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, ये दोनों आमतौर पर बहुत कंफ्यूज करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल से शुरू करते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंटेन करना। इसका एग्जांपल है वेरिएंस एनालिसिस। ओके, मतलब जब टारगेट अचीव हो जाता है तब इसका काम खत्म। ये एक तरह से प्रिवेंटिव या मेंटेनेंस जैसा है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब है गुड्स या सर्विसेज की यूनिट कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करना, बिना क्वालिटी को इंपेयर किए। इसका एग्जाम्पल है वैल्यू इंजीनियरिंग, और इसका कोई विजिबल एंड नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यस। इसका नेचर करेक्टिव या इनोवेशन जैसा है। यहाँ एक एग्जाम नोट है। ये कंफ्यूजिंग डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल का एक एंड पॉइंट होता है, रिडक्शन कंटिन्यूअस और परमानेंट होता है। ठीक है। फाइनल ऑब्जेक्टिव है डी, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को व्हाट इफ सिनेरियोज के आंसर्स के लिए डेटा चाहिए होता है। हाँ, और इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं, जैसे मेक और बाय डिसीजंस, शटडाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस, या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लोअर रेट्स पर एक्सेप्ट करना। और इन डिसीजंस के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग और CVP, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। राइट। एग्जाम नोट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन टूल्स पर हेवीली रिलाई करती है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, मतलब
कौन कौन से एरियाज इसके अंडर आते हैं? इसके स्कोप में काफी चीजें हैं। पहला पॉइंट तो है आई, कॉस्टिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें एक सटल सा डिफरेंस है। हाँ, कॉस्टिंग कॉस्ट्स को एसरटेन करने की टेक्निक और प्रोसेस है, मतलब द मेथड। और कॉस्ट अकाउंटिंग उन कॉस्ट को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने का फॉर्मल सिस्टम है, यानी द एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जाम नोट यही है कि कॉस्टिंग मेथड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आपस में स्वैप न करें। एग्जैक्टली। अगला है आई, कॉस्ट एनालिसिस। इसमें हम कॉस्ट और उसके डिटर्मिनेंट्स जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट्स, मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। करेक्ट। स्कोप में अगला है 3, कॉस्ट ऑडिट। ये कॉस्ट अकाउंट्स की करेक्टनेस और कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान के एडहिरेंस का वेरिफिकेशन है। तो इसका पर्पस कॉस्ट कैलकुलेशन में एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करना हुआ। हाँ। फिर आता है आईवी, बजटरी कंट्रोल। ये बजट्स प्रिपेयर करके कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। इसका स्कोप एक्चुअल फिगर्स को बजटेड फिगर्स से कंपेयर करके डिविएशंस फाइंड करना है। बिल्कुल। यहाँ पर हमेशा एक्चुअल्स वर्सेस प्लान का कंपैरिजन होता है। और लास्ट में है वी, रिपोर्टिंग, मतलब मैनेजमेंट को कॉस्ट डेटा प्रेजेंट करना। और ये रूटीन रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे डेली प्रोडक्शन, और स्पेशल रिपोर्ट्स भी, जैसे फीजिबिलिटी स्टडीज। परफेक्ट। अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेबी ग्रेड ए एग्जाम की टर्म्स पर। सबसे पहला है कॉस्ट यूनिट। ये क्या होता है? कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट या सर्विस की एक यूनिट है जिसके रिलेशन में कॉस्ट्स असर्टेन की जाती हैं, जैसे ऑयल के लिए पर लीटर या होटल्स के लिए पर रूम डे। राइट। अगला टर्म है कॉस्ट सेंटर। ये एक लोकेशन, पर्सन या आइटम ऑफ इक्विपमेंट है जिसके लिए कॉस्ट असर्टेन की जाती हैं और कॉस्ट कंट्रोल के पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। ओके, और कॉस्ट सेंटर दो तरह के होते हैं, राइट? हाँ, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जैसे फैक्ट्री या वर्कशॉप, और दूसरा है सर्विस कॉस्ट सेंटर, जैसे एचआर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो सपोर्ट फंक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ एक एग्जाम नोट है, ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस का फेवरेट है। प्रोडक्शन, डायरेक्ट वर्क और सर्विस सपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर रखें। ठीक है। और फाइनल कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये एक डिपार्टमेंट या यूनिट है जहां एक मैनेजर को परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। इसके 4 लेवल्स हैं, एक पिरामिड की तरह। ओके, तो सबसे नीचे क्या है? सबसे पहले है 1, कॉस्ट सेंटर। ये सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके ऊपर फिर आता है 2, रेवेन्यू सेंटर। ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है 3, प्रॉफिट सेंटर, जो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। और पिरामिड के टॉप पर है 4th, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये कॉस्ट, रेवेन्यू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो ये क्रूशियल MCQ एलिमिनेटर है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेंटर ही ROI के बारे में केयर करता है। बिल्कुल, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। हमने देखा कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एक हायरार्की बनाते हैं। हाँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर सबसे ऊपर है क्योंकि वो ROI के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पर एक सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं, क्या फ्यूचर में ROI के अलावा भी कोई और मेट्रिक आएगा जो एक नए टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को डिफाइन करेगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे एक सस्टेनेबिलिटी सेंटर या एक इनोवेशन इम्पैक्ट सेंटर हो सकता है। सोचिएगा जरूर। We'll be back with another deep dive. चलिए शुरू करते हैं कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स के साथ। बिल्कुल। सबसे पहला टॉपिक है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जिसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। राइट। ये कॉस्ट एक्यूमुलेशन का सबसे सिंपल फॉर्म है। इसकी एक कंडीशन है। हाँ, ये ऐसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म और एकदम सिंगल प्रोडक्ट टाइप का होता है। अच्छा। बिल्कुल। क्लासिक एग्जांपल्स हैं इसके ब्रिक वर्क्स, कोलियरीज यानी माइनिंग, फ्लावर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रीज। ओके, तो जहां एक ही चीज लगातार बन रही है। एग्जैक्टली। यहाँ हर यूनिट आइडेंटिकल है, इसलिए मैकेनिज्म सिंपल कॉस्ट एवरेजिंग पर बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है इसका? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और एक एग्जाम नोट, ये इंडस्ट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट है। MCQs में अक्सर इंडस्ट्री को उसके करेक्ट कॉस्टिंग मेथड से मैच करने के लिए पूछा जाता है। समझ गए। और यूनिट कॉस्टिंग का जो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉस्ट शीट, राइट? हाँ, कॉस्ट शीट। ये एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जो सारे कॉस्ट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में क्लासिफाई और अक्यूमुलेट करता है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल सेल तक। बिल्कुल। तो इसके स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेज है प्राइम कॉस्ट, द हार्ड कोर ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाँ, ये प्रोडक्ट के सारे डायरेक्ट कॉस्ट्स का एग्रीगेट है। फॉर्मूला आसान है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट। अब इन कंपोनेंट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या? अगर रॉ मटेरियल का कोई स्क्रैप सेल हुआ है तो उसकी वैल्यू यहीं पर मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट की जाती है। अच्छा, एंड में नहीं? नहीं, यहीं पर। दूसरा है डायरेक्ट लेबर। ये वो वर्कर्स की वेजेस हैं जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सुपरवाइजर्स या मेंटेनेंस स्टाफ नहीं आते। ओके। और तीसरा,
तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो कॉस्ट्स हैं जो डायरेक्टली एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे स्पेशल मोल्ड का कॉस्ट या पर यूनिट रॉयल्टी। तो इसका एग्जाम नोट क्या होगा? एग्जाम नोट यही है कि स्क्रैप डिडक्शन मटेरियल कंज्यूम्ड स्टेज पर होता है। न्यूमेरिकल्स में ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद अगला स्टेप है फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ना। हाँ, प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं और हमें मिलता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। करेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके इनडायरेक्ट मटेरियल्स जैसे लुब्रिकेंट्स, इनडायरेक्ट लेबर जैसे फोमन, सिक्योरिटी गार्ड्स। हाँ, और फैक्ट्री रेंट, पावर और प्लांट इन मशीनरी का डिप्रिसिएशन। यहाँ एक क्रिटिकल एडजस्टमेंट आता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP का। अच्छा, पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स। हाँ, तो फाइनल फॉर्मूला बनता है वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP। ओके, और इसका एग्जाम नोट? एग्जाम नोट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी हमेशा एक फैक्ट्री ओवरहेड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है। गॉट इट। अब तक हम फैक्ट्री के अंदर थे, अब जनरल मैनेजमेंट के कॉस्ट्स आते हैं। हाँ। वर्क्स कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, ये उस पीरियड में मैन्युफैक्चर हुए सभी गुड्स की टोटल कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे, जैसे ऑफिस रेंट, डायरेक्टर सैलरीज, लीगल फीस। सही। अब जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS निकालना है। हाँ, इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री के लिए एडजस्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हुआ COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, इसलिए एक एग्जाम नोट। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फिनिश्ड गुड्स स्टॉक के एडजस्टमेंट से पहले ऐड किए जाते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, फिर उस फिगर से COGS। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। फाइनली हम एंड तक पहुंच गए हैं। COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करके हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल। बिल्कुल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के एग्जांपल्स हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स कमीशंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो फुल फ्लो समरी है प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS और लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स। परफेक्ट। एग्जाम नोट, सेलिंग एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में ऐड होते हैं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। राइट। तो अब तक हमने देखा कि कॉस्ट शीट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, इसका सिंपल रूल ये है कि कॉस्ट डेटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग को नहीं। तो क्या क्या एक्सक्लूड करना है? पहला, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे इनकम टैक्स, डिविडेंड्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्ट नहीं। ओके। दूसरा, एबनॉर्मल आइटम्स जैसे लॉस बाय फायर या थेफ्ट, ये नॉर्मल कॉस्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं। राइट। तीसरा, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैश डिस्काउंट्स, बैड डेट्स। और चौथा, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स जैसे गुडविल। और सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का क्या? गुड क्वेश्चन। उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स या कॉस्ट से डिडक्ट किया जाता है, इनकम नहीं मानते। और एग्जाम नोट, MCQs में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सबसे कॉमन ट्रैप ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आते हैं एक और क्रिटिकल टॉपिक पर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हायरार्की। हाँ, कॉस्ट शीट के अलग अलग स्टेजेस अलग अलग इन्वेंट्री को वैल्यू करने के काम आते हैं। सीक्वेंस क्या है इसका? रॉ मटेरियल्स को वैल्यू करते हैं परचेज कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट प्लस फ्रेट। ओके। वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करते हैं वर्क्स कॉस्ट पर, और सबसे इंपॉर्टेंट फिनिश्ड गुड्स, उन्हें वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, मतलब वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड्स। यहाँ गलती हो सकती है। बहुत। एग्जाम नोट यही है, कैंडिडेट्स गलती से फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स पर वैल्यू कर देते हैं। हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है। राइट। अब यूनिट कॉस्टिंग का डेटा फ्यूचर प्राइसेस एस्टिमेट करने के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल। टेंडर्स या कोटेशंस के लिए। हाँ, सही कहा। इसके लिए हम हिस्टोरिकल डेटा से कुछ की रेशियोज निकालते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जिसका फॉर्मूला है फैक्ट्री ओवरहेड्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर। और दूसरा, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड रेट, इसका फॉर्मूला है एडमिन ओवरहेड्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट। इन रेट्स को यूज करके हम फ्यूचर जॉब्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सब कुछ यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग पर। हाँ, ये डिसकंटिन्यूअस और कस्टमर डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन के लिए है। इसमें दो मेन टाइप्स आते हैं, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। पहले जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं। जॉब कॉस्टिंग वहां अप्लाई होता है जहां हर आउटपुट यूनिट एक यूनिक जॉब होता है, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। यूनिक आइडेंटिफायर इज द कीवर्ड। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल्स हैं व्हीकल रिपेयर शॉप्स, कस्टम फर्नीचर मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन। और इसका अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट? कोर इंस्ट्रूमेंट है जॉब कॉस्ट कार्ड या जॉब अकाउंट। हर कॉस्ट एक स्पेसिफिक जॉब नंबर से टैग की जाती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है?
प्रोज हैं कि हर जॉब की प्रॉफिटेबिलिटी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। कॉन्स ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत हाई होता है। एग्जाम नोट, जॉब कॉस्टिंग का की डिफरेंशिएटर है, प्रोडक्शन डिसकंटिन्यूअस और डिमांड ड्रिवन होता है। अच्छा, अब आते हैं बैच कॉस्टिंग पर। ये एक हाइब्रिड मेथड है। यहाँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स या बैचेस में। तो यहाँ कॉस्ट यूनिट एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बल्कि द बैच होता है। करेक्ट। इसलिए यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है टोटल बैच कॉस्ट, टोटल यूनिट्स इन अ बैच। एग्जाम्पल्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जहां एक बैच में लाखों पिन्स बनती हैं, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स। बैच प्रोडक्शन में एक क्रिटिकल डिसीजन है ऑप्टिमल बैच साइज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या EBQ। बिल्कुल, EBQ दो कॉस्ट के बीच एक ट्रेड ऑफ है। सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट मतलब मशीनरी प्रिपेयर करने की कॉस्ट। हाँ, जो पर बैच फिक्स्ड होती है, और कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री स्टोर करने की कॉस्ट। EBQ वो बैच साइज है जहां इन दोनों का टोटल सम मिनिमम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? EBQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2DSH। यहाँ D है एनुअल डिमांड, S है सेटअप कॉस्ट पर बैच और H है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? जरूर। अगर D 12,000 यूनिट्स, S 15,000 और H 100 रुपीज हो तो EBQ अप्रोक्सीमेटली 1900 यूनिट्स आएगा। ओके, और एग्जाम नोट, रिलेशनशिप याद रखें, हायर सेटअप कॉस्ट तो हायर EBQ, और हायर होल्डिंग कॉस्ट तो लोअर EBQ। इन्वेंट्री महंगी है तो छोटे बैचेस बनाओ। ठीक है। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर। ये लार्ज स्केल लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए है, जैसे डैम्स, ब्रिजेस या शिप्स का कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉफिट रिकग्निशन। पूरा मैकेनिज्म ऑफ सर्टिफिकेशन पर चलता है ना? हाँ, आउटपुट की वैल्यू एक एक्सपर्ट जैसे आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट डिटरमिन करता है। इसके फ्लो चार्ट में क्या क्या है? पहला, वर्क सर्टिफाइड। ये वो काम है जो एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया है, क्लाइंट इसी के बेसिस पर पेमेंट करता है। दूसरा, वर्क अनसर्टिफाइड। ये लास्ट सर्टिफिकेशन के बाद का काम है, इसे हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है। और तीसरा, रिटेंशन मनी। हाँ, क्लाइंट सिक्योरिटी के लिए 10-20% अमाउंट विथहोल्ड करता है, इसलिए कैश रिसीव्ड हमेशा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड से कम होता है। इसका एग्जाम नोट, वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर नहीं। कॉमन ट्रैप है ये। राइट। अब आते हैं प्रॉफिट रिकग्निशन पर। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रॉफिट के लिए नोशनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, टोटल कॉस्ट टू डेट। पर ये पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर नहीं होता। नहीं, कितना ट्रांसफर होगा ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन पर डिपेंड करता है। इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो रूल्स? अगर कंप्लीशन 25% है तो नील प्रॉफिट। ओके। अगर 25% से 50% है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। और 50% से ऊपर सर्टिफाइड और नियर कंप्लीशन पे एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट के बेसिस पर। तो इसका एग्जाम नोट सीधा सीधा इन थ्रेशोल्ड्स पर है। एग्जैक्टली। ये थ्रेशोल्ड्स 55%, 50%, 90% और फ्रैक्शंस 1/3, 2/3 गारंटीड MCQ मटेरियल हैं। ठीक है। लंबे प्रोजेक्ट्स में इन्फ्लेशन का रिस्क भी रहता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन क्लॉज होता है। सही। कैलकुलेशन सिंपल है। मान लीजिए स्टील का स्टैंडर्ड प्राइस 50 रुपए केजी था, जो 60 रुपए केजी हो गया। अगर 10,000 केजी कंज्यूम हुआ तो एस्केलेशन क्लेम होगा 10,000 केजी 60/50 यानी 1 लाख रुपए। और इस अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। करेक्ट। और बैलेंस शीट में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP के अंडर एसेट साइड पर दिखाया जाता है। हाँ, नेट एसेट वैल्यू निकालने के दो मेथड्स हैं। मेथड ए, कॉस्ट टू डेट प्लस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड माइनस लॉसेस प्लस प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड। और मेथड बी, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड रिजर्व्स फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैश रिसीव्ड। इसका एग्जाम नोट, एस्केलेशन क्लेम्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ओके। अब आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग पर। ये उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, जैसे केमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग, टेक्सटाइल्स। करेक्ट। हर प्रोसेस का एक अलग T-शेप्ड अकाउंट बनता है। डेबिट्स में सारे कॉस्ट्स और क्रेडिट्स में लॉस और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे ट्रिकी पार्ट है लॉसेस और गेन्स का ट्रीटमेंट। बिल्कुल। लॉसेस दो तरह के होते हैं। पहला, नॉर्मल लॉस, ये अनअवॉइडेबल है। इसकी कॉस्ट का क्या होता है? इसकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल टर्म्स में इससे कॉस्ट पर गुड यूनिट बढ़ जाती है। ओके। और एबनॉर्मल लॉस? ये अवॉइडेबल हैं, जैसे मशीन ब्रेकडाउन से हुआ लॉस। इसको गुड यूनिट्स पर चार्ज नहीं करते, बल्कि फुल कॉस्ट पर वैल्यू करके कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। हाँ, जब एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से कम हो। तो इसका एग्जाम नोट क्या है? नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर गुड यूनिट इंक्रीज होती है, एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर गुड यूनिट इफेक्ट नहीं होती। ठीक है। पीरियड एंड में जो पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स WIP बचे होते हैं, उनके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। हाँ, इसके दो मेन मेथड्स हैं, FIFO और वेटेड एवरेज। इनमें डिफरेंस क्या है? FIFO मेथड अज्यूम करता है कि ओपनिंग WIP पहले कंप्लीट हुआ। ये ओपनिंग वर्क और करंट वर्क को अलग रखता है। और वेटेड एवरेज? वो सिंपलर है। ये ओपनिंग WIP के कॉस्ट को करंट पीरियड के कॉस्ट के साथ ब्लेंड कर देता है और एक एवरेज कॉस्ट निकालता है। एग्जाम के लिए की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस यही है
कि फीफो डिस्टिंग्विश करता है जबकि वेटेड एवरेज सबको मिक्स कर देता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इंटर प्रोसेस्ड प्रॉफिट्स। हाँ, जब एक प्रोसेस से दूसरे में आउटपुट कॉस्ट पर नहीं बल्कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ट्रांसफर होता है। इससे एक प्रॉब्लम आती है ना? हाँ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। जो माल नेक्स्ट प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है उसमें पिछले प्रोसेस का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसका सोल्यूशन? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रिएट करना पड़ता है। फॉर्मूला है प्रोविजन इक्वल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर प्राइस। और इसका एग्जाम नोट? ये प्रोविजन जरूरी है ताकि फाइनल बैलेंस शीट में एसेट्स ओवरस्टेट ना हो। ठीक है। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, जब एक सिंगल प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक के सारे कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट्स कहते हैं। जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। परफेक्ट। अब इस जॉइंट कॉस्ट को बांटने के मेथड्स हैं, जैसे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ या नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। और अगर किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत माइनर हो तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे शुगर प्रोडक्शन में मोलासेस। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उनकी सेल्स वैल्यू को सीधा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इससे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। ओके, एग्जाम नोट इसका? NRV मेथड तब यूज होता है जब प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ के बाद फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर। अब तक हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, पर कॉस्टिंग सर्विसेज के लिए भी होती है, सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना होता है, जो अक्सर एक कंपोजिट यूनिट होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, होटल्स। जी, पावर सप्लाई अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। इसमें कॉस्ट यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर। कॉस्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस और रनिंग या वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग जैसे लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस। और रनिंग जैसे फ्यूल, ऑयल, टायर्स। यहाँ सर्विस यूनिट्स यानी टन KMs कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट टन KM और कमर्शियल टन KM। इनमें क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट मेथड साइंटिफिक है, हर ट्रिप सेगमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करता है। कमर्शियल मेथड सिंपल एवरेज यूज करता है। और दूसरे सर्विस सेक्टर्स में कॉस्ट यूनिट्स कैसे होते हैं? वो भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट है पेशेंट डे, होटल के लिए रूम डे, और पावर हाउस के लिए है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। पावर हाउस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जाम नोट। जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में यूनिट्स सोल्ड लेते हैं, ना कि यूनिट्स जेनरेटेड। ऐसा ट्रांसमिशन लॉस को अकाउंट करने के लिए किया जाता है। गॉट इट। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या CAS पर। हाँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 24 CAS इशू किए हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। सभी याद करने हैं? नहीं, पर कुछ की स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे CAS 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, CAS 6 मटेरियल कॉस्ट, CAS 7 एम्प्लॉय कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट CAS 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ये GST वैल्यूएशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। थोड़ा डीप डाइव करते हैं CAS 4 एंड GST में। इसका कॉन्टेक्स्ट है जब एक कंपनी अपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट को गुड्स ट्रांसफर करती है, जैसे फैक्ट्री टू डिपो। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और GST के लिए वैल्यूएशन रूल है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर CAS 4 निकलता है। इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉस्ट्स प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस R&D कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, स्क्रैप रियमाइजेशन। ठीक है, फाइनली कुछ मॉडर्न टेक्निक्स। हाँ, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला है जस्ट इन टाइम या JIT। इसका फोकस इन्वेंट्री को ऑलमोस्ट जीरो करना है। इसकी कॉस्टिंग को बैक फ्लश कॉस्टिंग कहते हैं। दूसरा काइजन कॉस्टिंग, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शंस पर फोकस। और तीसरा टारगेट कॉस्टिंग, ये एक प्राइसिंग लेड अप्रोच है। फॉर्मूला है टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू कंपेटिटिव मार्केट प्राइस डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब पहले प्राइस डिसाइड होता है फिर कॉस्ट। एग्जैक्टली। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कॉस्ट प्लस होती है, ये प्राइस लेड है। इसका एग्जाम नोट? टारगेट कॉस्टिंग प्राइस लेड है, काइजन कंटिन्यूअस है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैटिक रहती है। तो ये था कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स का कंप्लीट ओवरव्यू आपके सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए। इन सभी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और एग्जाम नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। आज हमारा फोकस है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द सेबी ग्रेड ए एग्जाम। ये एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, स्पेशली जनरल स्ट्रीम के एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दिस, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी CMA सिलेबस में है ही क्यों। ये सिर्फ एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट जैसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेबी का काम तो लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करना है। एग्जैक्टली। और रेगुलेशन के लिए इवैल्यूएशन जरूरी है। सेबी को कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डीपली एनालाइज करना पड़ता है। राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होती है, एक पॉलिश्ड पिक्चर दिखाती है, लेकिन असली स्टोरी कंपनी अंदर से कैसे चल रही है उसका डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलता है। अच्छा, मतलब ये सेबी ऑफिसर के लिए एक एक्स-रे विजन जैसा टूल है।
शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस से। ये सुनने में काफी थियोरेटिकल लगता है, लेकिन आई गेस ये सभी टेक्निकल चैप्टर्स का फिलोसॉफिकल बेडरॉक है। बिल्कुल। यहाँ हम कॉस्ट को सिर्फ रिकॉर्ड करने से आगे बढ़कर उन्हें एक्टिवली कंट्रोल और रिड्यूस करने की बात करते हैं। और यहीं पर सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, आई थिंक, जो एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। करेक्ट। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। एक मिनट, ये सुनने में तो एक जैसे ही लगता है, मतलब दोनों में ही हम खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें इतना फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। यही सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। सोचो, कॉस्ट कंट्रोल एक एसी के थर्मोस्टैट जैसा है। आपने टेम्परेचर 24 डिग्रीज पर सेट कर दिया और एसी उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब स्टैंडर्ड को अचीव कर रहा है। हाँ, ये एक प्रिवेंटिव फंक्शन है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। एक तरह से स्टैटिक है। ओके, सो कॉस्ट कंट्रोल इज अबाउट स्टिकिंग टू द प्लान। तो फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ? पूरा एसी बदल देना। एग्जैक्टली। कॉस्ट रिडक्शन है 5 स्टार एसी लगवाना जो उतनी ही कूलिंग देगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल परमानेंटली कम कर देगा। ये स्टैंडर्ड को ही चैलेंज कर रहा है। राइट। ये एक एग्रेसिव और डायनामिक फंक्शन है जिसका एम है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना परमानेंट कॉस्ट सेविंग करना। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गॉट इट। एक टारगेट मेंटेन कर रहा है यानी कंट्रोल, और दूसरा टारगेट को ही बेटर बना रहा है यानी रिडक्शन। ये डिस्टिंक्शन डिसीजन मेकिंग के लिए काफी क्रिटिकल लगता है। बिल्कुल। तो इस कंट्रोल को अचीव करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग आई थिंक 3 है। हाँ, 3 प्राइमरी टेक्निक्स हैं। नंबर 1 है बजटरी कंट्रोल। इसमें हम फ्यूचर पीरियड के लिए डिटेल्ड प्लान्स यानी बजट्स बनाते हैं और फिर एक्चुअल रिजल्ट्स को उनसे कंपेयर करके डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं। सिंपल। और सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें हम हर प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड या आइडियल कॉस्ट सेट करते हैं फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, और फिर एक्चुअल कॉस्ट को इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक है। और थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। और हर सेंटर के हेड को उसके परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल बनाया जाता है। प्रिसाइजली। तो ठीक है, हमें कॉस्ट कंट्रोल करनी है, लेकिन अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके होंगे ना। आखिर एक ब्रिज बनाने वाली कंपनी और एक बिस्किट फैक्ट्री की कॉस्टिंग एक जैसी तो नहीं हो सकती। सही बात है। मेथड का चॉइस हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें काफी वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वर्क्स के लिए हम जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। सोचो शिप बिल्डिंग या इंटीरियर डेकोरेशन, हर जॉब एक कॉस्ट यूनिट है। ओके। और अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स बैचेस में बन रहे हो, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, तब आती है बैच कॉस्टिंग। यहाँ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यानी EBQ का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। ठीक है। और मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल्स या टेक्सटाइल्स, उनके लिए है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, उसके लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन की है। लास्ट सर्विस सेक्टर का क्या, जैसे ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटल्स? वहां हम सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। इसमें कॉस्ट यूनिट कंपाउंड होता है, जैसे पैसेंजर किलोमीटर या बेड डे। ये काफी क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। ये सिलेबस का सबसे रिगरस कंपोनेंट लगता है। इसका कोर आइडिया क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दिल है वेरिएंस एनालिसिस। इसका सिंपल फंडा है, हमने क्या सोचा था और असल में क्या हुआ, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस यानी वेरिएंस का रीजन क्या था। बिल्कुल। ये एक पोस्टमार्टम एनालिसिस है जो एक्चुअल प्रॉफिट और प्लान्ड प्रॉफिट के बीच के गैप को एक्सप्लेन करता है। इसका साइकिल 4 स्टेप्स का होता है। स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल्स असर्टेन करना, वेरिएंसेस एनालाइज करना और फिर उन पर एक्शन लेना। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल वेरिएंसेस। मान लीजिए कंपनी स्टैंडर्ड सेट करती है कि एक प्रोडक्ट में 10 रुपए का मटेरियल लगेगा। राइट। अब अगर एक्चुअल में 12 रुपए का मटेरियल लगा तो 2 रुपए का डिफरेंस एक एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। अब एक मैनेजर के लिए जानना जरूरी है कि ये 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे। इसके 2 मेन रीजंस हो सकते हैं, प्राइस या क्वांटिटी। या तो हमने मटेरियल महंगा खरीदा या फिर जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया। प्रिसाइसली। पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मेजर करता है। अगर हमने सोचा था कि मटेरियल 30 रुपीज पर किलो मिलेगा लेकिन हमें 35 में खरीदना पड़ा तो ये प्राइस वेरिएंस है। और दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मेजर करता है। अगर हमें 100 kg मटेरियल यूज करना था लेकिन हमने 110 kg यूज कर लिया तो ये यूसेज वेरिएंस है। और ये क्लासिक प्रैक्टिस है। इमेजिन एक परचेसिंग मैनेजर को बोनस मिलता है फेवरेबल वेरिएंसेस के लिए। वो मार्केट में जाकर सबसे सस्ता मटेरियल खरीद लेता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट खुश। हाँ, रिपोर्ट्स ग्रीन दिख रही हैं। लेकिन 2 महीने बाद कस्टमर कंप्लेंट्स आने लगती हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस ने कंपनी की रेपुटेशन पर एडवर्स इंपैक्ट डाल दिया। फैंटास्टिक पॉइंट। सेबी इसी तरह के कनेक्शंस को समझने वाले ऑफिसर्स चाहता है।
और इसमें और भी डेप्थ है। अगर मल्टीपल मटेरियल्स यूज हो रहे हैं तो यूसेज वेरिएंस को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। सही है। अब मटेरियल के बाद आते हैं लेबर वेरिएंस एनालिसिस पर। इसका लॉजिक भी सेम ही होगा, आई अज्यूम? बिल्कुल सेम। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस LCV को भी हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला रेट होगा। हाँ, पहला लेबर रेट वेरिएंस, क्या हमने वर्कर्स को पर आवर स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा या कम पे किया। दूसरा एफिशिएंसी। एग्जैक्टली। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या वर्कर्स ने काम स्टैंडर्ड टाइम में पूरा किया या उन्हें ज्यादा टाइम लगा। और तीसरा, इसमें कुछ स्पेशल है। हाँ, तीसरा एक स्पेशल वेरिएंस है, आइडल टाइम वेरिएंस। ये उस टाइम की कॉस्ट है जिसके लिए वर्कर्स को पे किया गया बट किसी रीजन से, मशीन ब्रेकडाउन या पावर फेलियर, वो काम नहीं कर पाए। और ये हमेशा एडवर्स होता है। ऑलवेज। ओके, मटेरियल और लेबर तो आमने सामने दिखते हैं, लेकिन ओवरहेड्स का क्या? फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, इनको कैसे एनालाइज करते हैं? ये तो टेक्निकल एपेक्स लगता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट लॉजिक वही है। वेरिएबल ओवरहेड्स का एनालिसिस आसान है, वो आमतौर पर लेबर आवर्स के साथ चेंज होते हैं, इसीलिए उनका एनालिसिस लेबर वेरिएंस जैसा ही होता है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स? असली चैलेंज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में है। इनका टोटल वेरिएंस 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो सिंपली बजटेड FOH और एक्चुअल FOH का डिफरेंस है, ये एक प्योर स्पेंडिंग वेरिएंस है। और दूसरा पार्ट है वॉल्यूम वेरिएंस। ये तब अराइज होता है जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम बजटेड वॉल्यूम से अलग होता है। अगर आपने 1 लाख यूनिट्स का बजट बनाया था लेकिन सिर्फ 90,000 ही बनाए, तो आपके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अचानक बढ़ गए। लेट्स डू अ डीप डाइव इनटू दिस वॉल्यूम वेरिएंस। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? ये एग्जाम के लिए क्रिटिकल लगता है। इसके 3 मेन कॉजेस हो सकते हैं। पहला है कैपेसिटी वेरिएंस, क्या हमने अपनी फुल कैपेसिटी यानी बजटेड आवर्स पर काम किया या कम, जैसे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। राइट। दूसरा है कैलेंडर वेरिएंस, क्या मंथ में एक्सपेक्टेड 25 वर्किंग डेज थे लेकिन 2 एक्स्ट्रा हॉलीडेज आ गए, इसका इफेक्ट कैलेंडर वेरिएंस निकालता है। ठीक है। और तीसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस, वर्कर्स ने काम तो किया लेकिन क्या उन्होंने एफिशिएंटली किया, इसका लॉजिक लेबर एफिशिएंसी जैसा ही है। तो हमने इतने सारे वेरिएंसेस निकाल लिए, लेकिन इन नंबर्स का अकेले कोई मतलब नहीं है जब तक हम इन्हें कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। सही बात। एक मैनेजर के लिए यह जानना जरूरी है कि एफिशिएंसी कितनी है या हम अपनी कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कुछ सिंपल रेशियोज यूज होते हैं जिनको कंट्रोल रेशियोज कहते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी रेशियो बताता है कि स्टैंडर्ड आवर्स के कंपैरिजन में एक्चुअल आवर्स कितने लगे। एक्टिविटी रेशियो ओवरऑल एक्टिविटी लेवल बताता है। कैपेसिटी रेशियो बताता है कि हमने अवेलेबल कैपेसिटी का कितना यूज किया। और इनका एक गोल्डन रूल भी है। यस, द गोल्डन रूल ऑफ रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पर, जो फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। यहाँ फंडामेंटल शिफ्ट ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट्स को पीरियड कॉस्ट्स माना जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं। फंडामेंटल इक्वेशन है सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। यहाँ सारा फोकस कंट्रीब्यूशन पर है। हाँ, और इसके कुछ की मेट्रिक्स हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आने ही आने हैं। 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला है PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये बताता है कि हर सेल से हम कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं। दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, वो मैजिक सेल्स लेवल जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, कंपनी बस अपनी सारी कॉस्ट्स कवर कर लेती है, राइट। और तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये एक्चुअल सेल्स और BEP सेल्स के बीच का बफर है। जितना ज्यादा MOS उतनी ही कंपनी सेफ है। ये तो बेसिक्स हुए, लेकिन इसका असली पावर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में है। ये फेज 2 के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए क्रिटिकल है, जैसे मेक और बाय का डिसीजन लेना। इस सिनेरियो में रूल ऑफ थंब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग को परचेज प्राइस से कंपेयर करें। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे फैक्ट्री रेंट यहाँ इररिलेवेंट है क्योंकि वो तो लगने ही है। डिसीजन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर बेस्ड होगा। एग्जैक्टली। एक और सिचुएशन, मार्केट में रिसेशन है और कंपनी लॉस में जा रही है, क्या उन्हें फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए? ये एक टफ डिसीजन है। यहाँ रूल है अगर कंपनी का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, यानी वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट्स कवर कर पा रही है, तो उसे ऑपरेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बर्डन को कुछ हद तक कम कर देगा। राइट। शटडाउन पॉइंट तब आता है जब कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव हो जाए। और सबसे कॉमन सिनेरियो, एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है लेकिन प्राइस नॉर्मल से कम है, क्या एक्सेप्ट करें? यहाँ भी मार्जिनल कॉस्टिंग काम आएगी। रूल है अगर ऑफर्ड प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। परफेक्ट। अब चलते हैं उस टॉपिक पर जो कॉस्टिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है।
सक्सेसफुल बजटिंग के लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क चाहिए। इसमें आते हैं बजट सेंटर्स, एक हाई लेवल बजट कमिटी, बजट मैनुअल और एक डिफाइंड बजट पीरियड। बजट्स को क्लासिफाई करने के भी अलग अलग तरीके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, इसमें 2 टाइप्स आते हैं। एक है फिक्स्ड बजट, जो सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनता है, ये कंट्रोल के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा आई गेस बेटर है। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड है फ्लेक्सिबल बजट, ये मल्टीपल एक्टिविटी लेवल्स के लिए बनता है। इससे अगर एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज भी होता है तो हम उस लेवल के लिए बजटेड कॉस्ट निकाल सकते हैं और एक मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हैं। बजटिंग में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। ये ट्रेडिशनल बजटिंग से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल बजटिंग में हम पिछले साल के बजट को बेसलाइन मानते हैं और उस पर 5-10% इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये काफी लेजी अप्रोच है। सही है। ZBB जैसा नाम से पता चलता है, हर साल 0 से स्टार्ट करती है। हर डिपार्टमेंट को अपने हर एक्सपेंस को फ्रॉम स्क्रैच जस्टिफाई करना पड़ता है। व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड दिस एट ऑल? मुझे एक कंपनी याद है जिसने ZBB ट्राई किया। उनके ऑफिस में 10 साल से एक फैक्स मशीन पड़ी थी जिसका हर साल मेंटेनेंस बजट अप्रूव हो रहा था पिछले साल के बेसिस पर। अच्छा। जब ZBB अप्लाई हुआ तो मैनेजर से पूछा गया इस फैक्स मशीन की जरूरत क्यों है। जवाब नहीं था। वो मशीन और उसका बजट दोनों अगले दिन गायब हो गए। एग्जैक्टली। ZBB में डिसीजन पैकेजेस बनाए जाते हैं और उन्हें रैंक किया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद परफॉर्मेंस एंड आउटकम बजटिंग। राइट। परफॉर्मेंस बजटिंग इनपुट्स को आउटपुट से लिंक करती है। एग्जाम्पल, 100 करोड़ खर्च करके 10 स्कूल बनाना, ये एफिशिएंसी पर फोकस है। हाँ, और आउटकम बजटिंग एक स्टेप आगे जाती है। वो आउटलेस को आउटकम्स यानी क्वालिटेटिव सोसाइटल इम्पैक्ट से लिंक करती है। मतलब स्कूल बनाने से लिटरेसी रेट्स कितने बढ़े? प्रिसाइसली, ये इफेक्टिवनेस पर फोकस करती है। अब आते हैं कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर। लीन सिस्टम्स एंड इनोवेशन, ये मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट का फ्रंटियर है। बिल्कुल, और एग्जाम्स में इन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं। लीन का कोर ऑब्जेक्टिव है मूडा या वेस्ट को एलिमिनेट करना। इसके अंदर कई मेथोडोलॉजीज आती हैं, जैसे जस्ट इन टाइम, JIT, जो एक जीरो इन्वेंट्री सिस्टम है। एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है 5S। ये क्या है? 5S को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मेसी किचन। सैरी, सॉर्ट, जो काम का नहीं उसे बाहर निकालो। सेटोन, सेट इन ऑर्डर, हर चीज की जगह फिक्स करो। सेसो, शाइन, पूरे किचन को चमका दो। ओके, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, और आगे? सईकेत्सु, स्टैंडर्डाइज, एक रूल बनाओ कि हर चीज इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर वापस जाएगी। और शित्सुके, सस्टेन, इस रूल को रोज फॉलो करो। बस यही 5S है। सिंपल बट पावरफुल। इसके अलावा 6 सिग्मा भी काफी सुना है। 6 सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिसका एम है डिफेक्ट्स को 3.4 पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज तक रिड्यूस करना। ये DMAIC फ्रेमवर्क यूज करता है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। फाइनली कुछ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स भी हैं। यस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है टारगेट कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स प्राइस सोचते हैं। टारगेट कॉस्टिंग उल्टा चलता है। मार्केट सेल्स प्राइस रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टारगेट कॉस्ट। और इस टारगेट कॉस्ट के अंदर ही प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना है। करेक्ट। दूसरा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये प्रोडक्ट के कॉस्ट को क्रेडल टू ग्रेव यानी R&D से लेकर फाइनल डिस्पोजल तक ट्रैक करता है। इससे प्रोडक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। वाओ, हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। चलिए अब इस सब को एग्जाम स्ट्रेटजी और 2026 साइकिल के आउटलुक से कनेक्ट करते हैं। रिमाइंडर, फेज 1 ऑन Jan 10th 2026 और फेज 2 ऑन Feb 21-26। वैकेंसीज अराउंड 120 रहती हैं, जिसमें से जनरल स्ट्रीम के लिए अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 होती हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है? ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से 2022 में पेपर न्यूमेरिकल हैवी था, 2024 में कंसेप्चुअल थ्योरी पर शिफ्ट हुआ। तो 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन है? 2026 प्रेडिक्शन है कि न्यूमेरिकल इंटेंसिटी वापस आएगी, स्पेशली फेज 2 में। ऐसा इसलिए क्योंकि फेज 2 पेपर 2 का टाइम अब 90 मिनट्स हो गया है, जिससे एग्जामिनर्स को लेंथी केस स्टडी सेट करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस क्या होंगी? 4 की रिकमेंडेशंस है। 1, मास्टर द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज टिप्स पर होने चाहिए। 2, फोकस ऑन व्हाई। सिर्फ फॉर्मूला रटना काफी नहीं, कॉन्सेप्ट समझें। राइट। जैसे हमने डिस्कस किया, चीप मटेरियल खरीदने से प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होगा बट यूसेज वेरिएंस एडवर्स हो सकता है। 3, डोंट इग्नोर लीन। ये सेक्शन थ्योरेटिकल है और हाई स्कोरिंग हो सकता है। और 4, प्रैक्टिस हाई लेवल न्यूमेरिकल्स। फेज 2 के लिए रिवर्स कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा कॉस्टिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन। हर एक फॉर्मूला का लॉजिक, हर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और आने वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी हमने कवर की है। अब एक सवाल उन सब के लिए जो सुन रहे हैं, जैसे जैसे ऑटोमेशन और AI इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहे हैं, क्या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑब्सोलीट हो जाएंगे या एफिशिएंसी और कंट्रोल के उनके कोर प्रिंसिपल्स पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल बन जाएंगे? इस पर जरूर सोचिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।
तो आज हम सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए एक काफी क्रिटिकल मॉड्यूल लीन सिस्टम एंड इनोवेशन को डिटेल में कवर करेंगे। हाँ, और हम शुरू करेंगे मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट के इवोल्यूशन से। कैसे ये हिस्टोरिकल डेटा की ट्रांजैक्शनल रिकॉर्डिंग से बढ़कर ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एनेबलर बन गया है। राइट। और मेन गोल है मुदा यानी वेस्ट को एलिमिनेट करना और कैपिटल टर्नओवर की वेलोसिटी को एनहांस करना। और ये सेबी जैसे रेगुलेटर के लिए मतलब लिस्टेड एंटिटीज की हेल्थ असेस करने का एक क्रिटिकल मेट्रिक है। बिल्कुल। तो सेक्शन 1.1 द जेनेसिस ऑफ लीन थिंकिंग। लीन सिस्टम, जिसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या टीपीएस भी कहते हैं, ये हेनरी फोर्ड के मास प्रोडक्शन लॉजिक से बिल्कुल अलग है। हाँ, फोर्डिज्म का फोकस था इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर, मतलब मैसिव बैचेस प्रोड्यूस करके फिक्स्ड कॉस्ट को एमोर्टाइज करना। एग्जैक्टली। जबकि लीन का फोकस है इकोनॉमीज ऑफ फ्लो पर। इसकी शुरुआत पोस्ट वॉर जापान में हुई, जहां रिसोर्स स्कैसिटी थी। अच्छा। तो वहां ताइची ओनो और शिगेओ शिंगो ने एक सिस्टम डेवलप किया जो हाई वैरायटी और लो वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर सकता था बिना मैसिव इन्वेंट्रीज के। तो इसका कोर प्रिंसिपल ये हुआ कि वैल्यू को सिर्फ कस्टमर डिफाइन करता है। एग्जैक्टली। और एस्पिरेंट्स को स्केल से फ्लो के शिफ्ट और ताइची ओनो एंड शिगेओ शिंगो के नेम्स ये याद रखने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं 1.2 द ट्रायड ऑफ इनएफिशिएंसी। ये है लीन के 3 M's, मुदा, मुरा और मुरी। राइट। तो मुद्दा है वेस्ट, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन वैल्यू एडिंग हैं। फिर है मुरा यानी अनइवननेस, डिमांड या प्रोडक्शन स्केड्यूल्स में फ्लक्चुएशंस जिससे इंस्टेबिलिटी आती है। और तीसरा है मूरी यानी ओवरबर्डन, मतलब मशीन्स या लोगों को उनकी नेचुरल लिमिट से ज्यादा फोर्स करना। हाँ, जिससे ब्रेकडाउन्स होते हैं। और इनका रिलेशनशिप लॉजिक बड़ा सिंपल है। मुरा यानी अनइवननेस प्लस मुरी यानी ओवरबर्डन, उससे मुदा यानी वेस्ट क्रिएट होता है। बिल्कुल। एग्जाम के लिए नोट, मुरा फ्लक्चुएशन और मुरी स्ट्रेस या लोड में कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेक्शन 1.3 7 वेस्ट्स मुदा का डिटेल्ड एनालिसिस। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए वेस्ट आइडेंटिफाई करना कॉस्ट रिडक्शन का पहला स्टेप है ना। बिल्कुल। पहला है ओवर प्रोडक्शन या चुकुरी सुरे, बिना ऑर्डर्स के आइटम्स प्रोड्यूस करना। इसे रूट ऑफ ऑल इविल भी कहते हैं, क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल टाई अप होता है और इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ते हैं। दूसरा है इन्वेंट्री या जाइको, एक्सेस रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स। इससे स्टोरेज कॉस्ट्स बढ़ते हैं और ऑब्सोलीसेंस का रिस्क भी। फिर आता है वेटिंग या तेमाची, ऑपरेटर्स या मशीन्स का आइडल टाइम। इससे लेबर वेरिएंस बढ़ता है। चौथा है मोशन या दोसा, लोगो या इक्विपमेंट का अननेसेसरी मूवमेंट जिससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है। और एग्जाम के लिए ओवर प्रोडक्शन सुकुरी सिरे क्रिटिकल है, क्योंकि ये बाकी 6 वेस्ट्स की जरूरत पैदा करता है। करेक्ट। बाकी के वेस्ट है पांचवा ट्रांसपोर्टेशन या उनपान, मटीरियल्स को अननेसेसरीली मूव करना। इससे हैंडलिंग कॉस्ट्स और डैमेज का रिस्क बढ़ता है। छठा है डिफेक्ट्स या फूरियो यानी स्क्रैप या रीवर्क का प्रोडक्शन। ये डायरेक्ट मटेरियल और लेबर लॉस है। और लास्ट ओवर प्रोसेसिंग या ककोमुदा, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा वैल्यू ऐड करना, जिससे यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट, मोशन यानी द्विसा लोगों के मूवमेंट से रिलेटेड है, और ट्रांसपोर्टेशन यानी उनपान गुड्स के मूवमेंट से। इनके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। राइट। तो अब आते हैं सेक्शन 1.4 लीन 4.0 या डिजिटल लीन पर। ये क्या है? ये इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज जैसे IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग को लीन फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट करता है। इसका कोई एग्जांपल? हाँ, जैसे ट्रेडिशनल कानबान कार्ड्स को ई-कानबान सिस्टम से रिप्लेस करना। अब सेंसर्स लो इन्वेंट्री डिटेक्ट करके ERP के थ्रू ऑटोमेटिकली सप्लायर ऑर्डर्स ट्रिगर करते हैं। मतलब फीडबैक लूप में लेटेंसी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। चलिए, अब सेक्शन 2 JIT यानी जस्ट इन टाइम सिस्टम्स, सेक्शन 2.1। इसका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है? JIT का गोल है बैच साइज ऑफ 1 अचीव करना, राइट पार्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम इन एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो ये एक पुल सिस्टम हुआ जो कस्टमर डिमांड से ट्रिगर होता है, पुश सिस्टम की तरह नहीं जहां फोरकास्ट से काम होता है। राइट। इसका एक फेमस मेटाफर है लोअरिंग द वाटर लेवल इन अ रिवर टू रिवील द रॉक्स। अच्छा, यहाँ वाटर इन्वेंट्री है। और रॉक्स हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जैसे मशीन ब्रेकडाउन्स। JIT इन्वेंट्री कम करके इन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करता है। ओके। अब सेक्शन 2.2 JIT प्रोडक्शन और JIT परचेजिंग में क्या फर्क है? JIT प्रोडक्शन का इंटरनल फोकस है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो पर। यहाँ ट्रिगर कानबान सिग्नल्स होते हैं और लेआउट सेल्यूलर होता है। और क्वालिटी कंट्रोल जिडलका से? हाँ, जबकि JIT परचेजिंग का एक्सटर्नल फोकस है वेंडर रिलेशनशिप्स और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पर। यहाँ ट्रिगर VMI या ई कानबान होते हैं। और सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यूज डिलीवरी करते हैं। क्वालिटी सर्टिफाइड सप्लायर से इंश्योर होती है। एग्जैक्टली। नोट, जिडोका का मतलब है ऑटोमेशन, मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस देना ताकि डिफेक्ट मिलने पर वो रुक जाए। काफी इंटरेस्टिंग। अब सेक्शन 2.3 बैक फ्लश कॉस्टिंग, ये क्या चीज है?
JIT एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि WIP को ट्रैक करना नॉन वैल्यू एडेड हो जाता है। अच्छा, तो बैकफ्लश कॉस्टिंग या डिलेड कॉस्टिंग WIP की डिटेल्ड ट्रैकिंग को एलिमिनेट कर देता है। कॉस्ट्स प्रोडक्शन कंप्लीट होने या गुड सेल होने के बाद ही फ्लश की जाती हैं। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी ट्रिगर पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। हाँ, चलो एक न्यूमेरिकल सिनेरियो देखते हैं। मान लो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं $3,20,000। ओके, और कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड है $7,99,600। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं $3,87,500 और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं $3,81,475। ठीक है, तो मेथड 1 है 3 ट्रिगर पॉइंट्स के साथ परचेज, कंप्लीशन और सेल। पहला ट्रिगर परचेज पर एंट्री होगी। इन्वेंट्री, रॉ एंड इन प्रोसेस RIP CR, अकाउंट्स पेएबल $3,200,000। करेक्ट। जब कन्वर्जन कॉस्ट इनकर होंगे, कन्वर्जन कॉस्ट्स कंट्रोल CR वेरियस पेएबल्स $799,600। फिर दूसरा ट्रिगर कंप्लीशन पर एंट्री होगी। इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल CR इन्वेंट्री, RIP एंड कन्वर्जन कॉस्ट्स एलोकेटेड। और तीसरा ट्रिगर सेल पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CR इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल $3,811,475। तो एग्जाम के लिए नोट ये है कि मेथड 1 में रॉ मटेरियल्स अकाउंट की जगह RIP अकाउंट यूज होता है। हाँ, और कन्वर्जन कॉस्ट्स कंप्लीशन पर एलोकेट होते हैं। अब मेथड 2 ट्रिगर पॉइंट्स के साथ परचेज एंड सेल, ये और भी लीनर मेथड है ना। बिल्कुल, इसमें पहला ट्रिगर तो सेम है। और दूसरा ट्रिगर सेल पर, हाँ, इसमें फिनिश्ड गुड्स अकाउंट बाईपास हो जाता है। डायरेक्ट एंट्री, डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट इन्वेंट्री, RIP एंड कन्वर्जन कॉस्ट्स एलोकेटेड। तो यहाँ फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता। ये एक्सट्रीमली लो साइकिल टाइम्स के लिए सूटेबल है। करेक्ट। अब सेक्शन 2.4 JIT के प्री रिक्विजिट्स और रिस्क्स। सबसे बड़ा रिस्क तो सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी ही होगा। बिल्कुल, एक सप्लायर डिस्ट्रप्शन से प्रोडक्शन लाइन घंटों में बंद हो सकती है। इसके प्री रिक्विजिट्स हैं कानबान सिस्टम, विजुंको यानी प्रोडक्शन स्मूथिंग, और SMED यानी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, जिससे सेटअप टाइम्स रिड्यूस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 काइजन कॉस्टिंग यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सेक्शन 3.1 काइजन का कॉन्सेप्ट, काय चेंज प्लस जेन गुड। काइजन कॉस्टिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फेज के दौरान कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करती है। इसका फंडामेंटल बिलीफ है नो प्रोसेस इज एवर परफेक्ट। एग्जैक्टली। सेक्शन 3.2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग में क्या कंपैरिजन है? देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल, जबकि काइजन का है कॉस्ट रिडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंडीशंस को स्टेबल मानता है और काइजन में स्टेबिलिटी स्टैग्नेशन है। स्टैंडर्ड टारगेट्स एनुअली सेट होते हैं, काइजन टारगेट्स मंथली या वीकली। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉप डाउन है, काइजन बॉटम अप। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्यूनिटिव हो सकता है, काइजन सपोर्टिव है। तो की डिस्टिंक्शन ये है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल है और काइजन कॉस्टिंग रिडक्शन है। करेक्ट। अब सेक्शन 3.3 टाइप्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। एक है एसेट स्पेसिफिक काइजन, जो स्पेसिफिक मशीन की एफिशिएंसी पर फोकस करता है, जैसे SMED यूज करके सेटअप टाइम 30 मिनट से 10 मिनट करना। और दूसरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक काइजन, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन की वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करता है, जैसे कार डोर मॉडल के लिए मटेरियल स्क्रैप कम करना। और सेक्शन 3.4 PDCA साइकिल, ये काइजन का इम्प्लीमेंटेशन इंजन है। हाँ, पहले प्लान यानी कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट एस्टैब्लिश करना, फिर डू चेंजेस को स्मॉल स्केल पर इंप्लीमेंट करना, फिर चेक रिजल्ट्स को टारगेट से मेजर करना, और आखिर में एक्ट सक्सेसफुल होने पर स्टैंडर्डाइज करना, फेल होने पर एनालाइज करके रीस्टार्ट करना। एग्जाम के लिए इसका ऑर्डर फिक्स्ड है, PDCA। ठीक है। अब सेक्शन 4 द 5S फ्रेमवर्क। सेक्शन 4.1 ये सिर्फ हाउसकीपिंग नहीं है, ये वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशनल मेथोडोलॉजी है जो वेस्ट को विजिबल बनाती है। ओके, तो 4.2 में 5 पिलर्स का ब्रेकडाउन क्या है? पहला, सेरी सॉर्ट, नेसेसरी और अननेसेसरी आइटम्स को अलग करना, रेड टैगिंग यूज करके। दूसरा, सेटन सेट इन ऑर्डर, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। इससे मोशन वेस्ट एलिमिनेट होता है। तीसरा, सेसो शाइन, जिसका मतलब है क्लीनिंग एज इंस्पेक्शन। क्लीनिंग से ऑयल लीक्स, लूज बोल्ट्स डिटेक्ट होते हैं। और एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेसो क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन इंप्लाई करता है, जो 5S को मेंटेनेंस से कनेक्ट करता है। बिल्कुल। अगले 2 पिलर्स कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। हाँ, चौथा है सेकित्सु स्टैंडर्डाइज, पहले 3S के लिए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, जैसे चेकलिस्ट और फोटोज। और 5वां, शित्सुके सस्टेन, ट्रेनिंग और रेगुलर ऑडिट से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। ये सबसे डिफिकल्ट है। सही कहा। एस्पिरेंट्स को जापानीज सीक्वेंस याद रखना चाहिए, सेरी, सेतोन, सेसो, सेकित्सु, शित्सुके। सेक्शन 4.3 सेफ्टी द बोनस S मतलब 6S। हाँ, कई ऑर्गेनाइजेशन 6S फॉलो करती है, लेकिन लीन प्यूरिस्ट कहते हैं कि सेफ्टी 5S का इनहेरेंट आउटकम है, जैसे सॉर्ट ट्रिप हैजर्ड्स रिमूव करता है और शाइन स्लिप हैजर्ड्स। लॉजिकल है। अब सेक्शन 5 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM। सेक्शन 5.1
टीपीएम का कॉन्सेप्ट। ये इक्विपमेंट मेंटेनेंस का एक होलिस्टिक अप्रोच है। गोल है परफेक्ट प्रोडक्शन, जीरो ब्रेकडाउन्स, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो एक्सीडेंट्स। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम आई ऑपरेट यू फिक्स टू आई ऑपरेट, आई मेंटेन। ठीक है। सेक्शन 5.2 द 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम। पहला और सबसे डिफाइनिंग पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिशु होजेन। ऑपरेटर्स डेली क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा है फोकस्ड इंप्रूवमेंट, कोबेत्सु काइजन। क्रॉस फंक्शनल टीम्स 6 बिग लॉसेस को एलिमिनेट करती हैं। तीसरा है प्लान्ड मेंटेनेंस। चौथा है क्वालिटी मेंटेनेंस, हिंशित्सु होजेन। पांचवा अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और 8वां ऑफिस टीपीएम। हाँ, एग्जाम नोट ये है कि टीपीएम फैक्ट्री फ्लोर से बाहर ऑफिस टीपीएम तक एक्सटेंड होता है और मशीन आने से पहले अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट शुरू होता है। अब सेक्शन 5.3 ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या ओईई। यह टीपीएम का प्राइमरी मेट्रिक है। फॉर्मूला है OEE is equal to availability into performance into quality। और सेक्शन 5.3.2 में द 6 बिग लॉसेस हैं। हाँ, ये OEE के फैक्टर्स से लिंक्ड है। अवेलेबिलिटी लॉसेस हैं 1 इक्विपमेंट फेलियर, ब्रेकडाउन्स, और 2 सेटअप एंड एडजस्टमेंट्स। परफॉर्मेंस लॉसेस हैं 3 आइडलिंग एंड माइनर स्टॉप्स, और 4 रिड्यूस्ड स्पीड। और क्वालिटी लॉसेस है 5 प्रोसेस डिफेक्ट्स और 6 रिड्यूस्ड यील्ड। एग्जाम के लिए याद रखें कि कौन सा लॉस किस ओईई फैक्टर को अफेक्ट करता है। चलो एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल केस स्टडी देखते हैं। शिफ्ट 8 hours make for 80 minutes, breaks 45 minutes। ब्रेकडाउन 30 मिनट्स, सेटअप 20 मिनट्स, आइडियल साइकिल टाइम 2 सेकंड, टोटल यूनिट्स 10,000 और डिफेक्टिव यूनिट्स 400। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। पहले अवेलेबिलिटी। प्लांट टाइम हुआ 435 मिनट्स, डाउन टाइम है 50 मिनट्स, तो रन टाइम हुआ 385 मिनट्स। अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाय 435 इज इक्वल टू 88.5%। अब परफॉर्मेंस। एक्चुअल आउटपुट 10,000, आइडियल आउटपुट कितना होगा? रन टाइम यानी 385 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करके आइडियल साइकिल टाइम 2 सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो आइडियल आउटपुट आता है 11,550। सो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 11,550 इज इक्वल टू 86.6%। और क्वालिटी? गुड यूनिट्स है 9,600, टोटल है 10,000, तो क्वालिटी इज इक्वल टू 9,600 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 96.0%। फाइनल ओईई हुआ 0.885 इंटू 0.866 इंटू 0.960, जो कि आता है 73.6%। राइट, और वर्ल्ड क्लास OEE 85% माना जाता है, तो इस प्लांट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। सेक्शन 6 सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग एंड वन पीस फ्लो। सेक्शन 6.1 कॉन्सेप्ट। ये ट्रेडिशनल फंक्शनल लेआउट से सेल्युलर लेआउट में ट्रांजिशन है। मशीन्स को प्रोडक्ट फैमिली के प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग यू शेप्ड सेल्स में ग्रुप किया जाता है। इससे वन पीस फ्लो पॉसिबल होता है, जिससे लीड टाइम्स और WIP रिड्यूस होते हैं। हाँ। सेक्शन 6.2 कॉस्ट कंपैरिजन। फंक्शनल लेआउट में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्टली होता है, ट्रैवल डिस्टेंस 500 से 4,000 फीट, जबकि सेल्युलर लेआउट में सिंपल होता है 100 से 400 फीट, जिससे हैंडलिंग कॉस्ट 50-90% तक रिड्यूस होते हैं। राइट। एग्जाम नोट, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग वन पीस फ्लो के लिए फिजिकल लेआउट इनेबलर है। अब आते हैं सेक्शन 6.3 टैक्ट टाइम एंड लाइन बैलेंसिंग। टैक्ट टाइम कस्टमर डिमांड का पेस है। फॉर्मूला टैक्ट टाइम इक्वल्स नेट अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम कस्टमर डिमांड। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। डिमांड 450 यूनिट्स पर डे, नेट अवेलेबल टाइम 480 मिनट्स। तो टैक्ट टाइम इक्वल्स 480/450 इक्वल्स 1.066 मिनट्स पर यूनिट, यानी 64 सेकंड्स। मतलब हर 64 सेकंड्स में एक यूनिट कंप्लीट होना चाहिए। सेक्शन 6.3.2 टारगेट मैन पावर। अगर एक यूनिट का टोटल मैनुअल वर्क कंटेंट 240 सेकंड्स है, तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टोटल वर्क कंटेंट टैक्ट टाइम, यानी 240/64 इक्वल्स 3.75, जिसे राउंड अप करके 4 ऑपरेटर्स। और एग्जाम के लिए अगर साइकिल टाइम टैक्ट टाइम से ज्यादा है तो डिमांड मीट नहीं हो सकती, और अगर साइकिल टाइम टैक्ट टाइम से कम है तो ओवर प्रोडक्शन या वेटिंग होगी। चलिए अब सेक्शन 7 सिक्स सिग्मा SS रिड्यूसिंग वेरिएशन। सेक्शन 7.1 स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। सिक्स सिग्मा का गोल वेरिएशन रिड्यूस करना है। टारगेट है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, DPMO। मतलब एक सिक्स सिग्मा प्रोसेस में प्रोसेस मीन नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट से 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस या 6 सिग्मा दूर होता है। हाँ, 1 सिग्मा पर DPMO 691/462 होते हैं, जबकि 6 सिग्मा पर सिर्फ 3.4। सेक्शन 7.2 मेथोडोलॉजीज। 2 है ना? हाँ, DMAIC और DMADV।
DMAIC यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। और DMATV यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई न्यू प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस के लिए। इसे DFSS भी कहते हैं। करेक्ट। एग्जाम नोट DMIC इम्प्रूवमेंट के लिए है, DMADV डिजाइन के लिए, और 3.4 DPMO का फिगर याद रखें। सेक्शन 7.3 रोल्स एंड बेल्ट हायरार्की, ये एक पिरामिड जैसा है। हाँ, बॉटम में चैंपियन, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और टॉप पर व्हाइट येलो बेल्ट। ठीक है। सेक्शन 7.4 प्रोसेस कैपेबिलिटी, CP एंड CPK। CP है प्रोसेस पोटेंशियल। ये मेजर करता है कि प्रोसेस स्प्रेड लिमिट्स के अंदर फिट होता है या नहीं, सेंटरिंग को इग्नोर करके। और CPK है प्रोसेस परफॉर्मेंस। ये मेजर करता है कि प्रोसेस सेंटर्ड और लिमिट्स के अंदर है या नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। USL is equal to 50, LSL is equal to 40, सिग्मा is equal to 1। केस ए में अगर मीन 45 है तो CPK 1.67 आएगा। प्रोसेस केपेबल और सेंटर्ड है। और केस बी अगर मीन 48 हो जाए 67 हो जाएगा, मतलब नॉट केपेबल। और एग्जाम नोट अगर CPK 1 से कम है तो प्रोसेस केपेबल नहीं है। ओके। अब आखिरी सेक्शन 8 प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR। सेक्शन 8.1 BPR माइकल हैमर ने इसे पॉपुलराइज किया। ये बिजनेस प्रोसेसेस की फंडामेंटल रीथिंकिंग और रेडिकल रीडिजाइन है। हैमर का मैक्सिम था, डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट। राइट। सेक्शन 8.2 इनका कंपैरिजन देखते हैं। लेवल ऑफ चेंज काइजन इंक्रीमेंटल है, प्रोसेस इनोवेशन सिग्निफिकेंट और BPR रेडिकल है। स्टार्टिंग पॉइंट काइजन का एग्जिस्टिंग प्रोसेस, BPR का ब्लैंक शीट। फ्रीक्वेंसी काइजन कंटिन्यूअस है, BPR वन टाइम या एपिसोडिक है। रिस्क काइजन का लो, BPR का हाई। और फोकस काइजन है डूइंग थिंग्स बेटर, BPR है डूइंग द राइट थिंग्स। बिल्कुल। एग्जाम के लिए याद रखें, BPR रेडिकल और एपिसोडिक है, काइजन इंक्रीमेंटल और कंटिन्यूअस है। सेक्शन 8.3 फेलियर मोड्स, BPR का फेलियर रेट काफी हाई है, 70%। हाँ, इसके रीजंस हैं लोगों को इग्नोर करना, मैनेजमेंट कमिटमेंट की कमी और स्कोप क्रीप। तो इन कंक्लूजन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन मॉड्यूल ऑपरेशनल रियलिटीज और हाई लेवल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के बीच का गैप ब्रिज करता है। हाँ, और एक सेबी एस्पिरेंट के लिए इन टॉपिक्स की मास्टरी डेफिनेशन से आगे है। वेस्ट के कॉस्ट इम्प्लीकेशंस कैलकुलेट करना, बैकफ्लश कॉस्टिंग की जर्नल एंट्रीज करना और OES 6 सिग्मा से एफिशिएंसी क्वांटिफाई करना। आज हम सेबी फेज 2 के कॉस्टिंग पेपर का कंप्लीट एनालिसिस और एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। इसे हम बेसिकली 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। राइट। पहला क्वांटिटेटिव वेटेज और इसका डिफिकल्टी ट्रेजेक्टरी, मतलब 2020 से 2024 तक। और दूसरा टॉपिक लेवल ROI मैपिंग और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट। ये डिस्कशन एग्जामिनर के एल्गोरिदम को डिकोड करने जैसा है। नेक्स्ट पेपर प्रिडिक्ट करने के लिए इन ट्रेंड्स को मेमोराइज करना मतलब बहुत क्रूशियल है। चलो पिछले कुछ सालों में इवॉल्व कैसे हुआ है। राइट। 2020 साइकिल से स्टार्ट करते हैं। 2020 वो स्टार्टिंग पॉइंट था। उसका प्रोफाइल प्योरली डेफिनेशनल था, फोकस था बेसिक टर्म्स और ब्रेथ पर। ओके, सो मोर थियोरेटिकल। एग्जैक्टली। फिर आया 2022 साइकिल, द शिफ्ट। बिल्कुल। यहाँ एक क्लियर शिफ्ट हुआ न्यूमेरिकल इंटेंसिटी की तरफ। फोकस मल्टी स्टेप एनालिसिस और डेप्थ पर चला गया। और 2024 करंट साइकिल, ये एक बैलेंस्ड और न्यूअन्स्ड अप्रोच था। यहाँ फोकस स्पेसिफिक रूल्स और कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शंस पर था। इंटरेस्टिंग। हाँ, और इसका एग्जाम नोट है ट्रेंड सिंपल डेफिनेशन से दूर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और रूल एक्सेप्शंस की तरफ मूव कर रहा है। तो चलो इसे थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। 2020 और 2022 के फेज 2 एग्जाम्स को कंपेयर करते हैं। ओके। 2020 फेज 2 में वॉल्यूम था अराउंड 8 क्वेश्चंस। ओके। डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट। की शिफ्ट यानी कि की आइडिया था कि ब्रेथ वाज ग्रेटर देन डेप्थ, मतलब सरफेस लेवल क्वेश्चन। यस। थीम्स दे जैसे बेसिक डेफिनेशंस, लीन सिस्टम्स के 5S टर्म्स और एलिमेंट्री मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज। गॉट इट। और इसके कंपैरिजन में 2022 फेज 2, वहां वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, 6 क्वेश्चंस, लेकिन डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गई। और की शिफ्ट न्यूमेरिकल इंटेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टेप वेरिएंस एनालिसिस, CVP में रिवर्स कैलकुलेशन और डीप लीन कॉन्सेप्ट्स। तो इसका की टेक अवे क्या है? एग्जाम नोट में है 2022 ने प्रूव किया कि कॉस्टिंग एक टाइम सिंक सेक्शन हो सकता है। मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना ही होगा। सही है। अब 2024 के एनालिसिस पर आते हैं, जिसे हम द बैलेंस्ड अप्रोच कह रहे थे। हाँ, यहाँ वॉल्यूम था 7 क्वेश्चंस, डिफिकल्टी मॉडरेट थी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल लोड 2022 के कंपैरिजन में कम था। अच्छा। लेकिन की थीम्स अलग थे। यहाँ स्पेसिफिक रूल्स टेस्ट किए गए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रॉफिट ट्रांसफर रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। मैसिव सिग्नल। इसका एग्जाम नोट ये है कि 2024 में बजटिंग का ना होना 2025 या 26 के लिए एक बड़ा सिग्नल है।
इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड करने जैसा है। करेक्ट। कॉस्टिंग को एक कोर कॉम्पिटेंसी माना जाता है और इसे एक फिल्टर की तरह यूज किया जाता है। तो पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से उनके पास 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ, 2 पार्ट्स। पार्ट ए जैसे टफ पेपर, एग्जाम्पल 2022, राइट। वहां एक्शन होता है कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स देना। इसका रिजल्ट ये होता है कि अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये टाइम सिंक्स बन जाते हैं। ओके, और पार्ट्स बी? पार्ट बी होता है इजियर पेपर। यहाँ एक्शन होता है कॉम्प्लेक्सिटी को थ्योरेटिकल एम्बिग्विटी में छुपाना। मतलब? तो टॉपिक्स जैसे लीन सिस्टम्स और मॉडर्न कॉस्टिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। इससे कॉन्सेप्चुअल प्रिसिजन टेस्ट होती है। ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। जिसका मतलब नंबर्स इजी लग रहे हैं तो थ्योरी ऑप्शंस को 2 बार पढ़ें। एग्जाम नोट यही है। ट्रैप क्वेश्चन सिंपल थ्योरी में ही छुपे होते हैं। ब्रिलियंट। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। सिलेबस को कैसे अप्रोच करें फॉर मैक्सिमम स्कोरिंग एफिशिएंसी? उसके लिए हमें सिलेबस को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के बेसिस पर सेगमेंट करना जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में ROI की डेफिनेशन क्या है? एक क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी वर्सेस उस टॉपिक को मास्टर करने में लगने वाला टाइम। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। लेवल 1 या टियर 1 ये नॉन नेगोशिएबल कोर है। 60-70% क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ओके, द बेस। हाँ, फिर लेवल 2 या टियर 2 ये है रूल बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें 20-30% क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ऊपर लेवल 3 या टियर 3 ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। यहां से सिर्फ 10% क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट क्या होगा? टियर 3 को तब तक टच ना करें जब तक टियर 1 100% मास्टर्ड ना हो। टियर 1 ही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवाता है। मेक्स परफेक्ट सेंस। चलो अब टियर्स के अंदर के टॉपिक्स देखते हैं। टियर 1 द नॉन नेगोशिएबल कोर। हाँ, 60-70% वेटेज। इसमें सबसे पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये न्यूमेरिकल इंजन है। टॉपिक्स जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, PV रेशो, डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज जैसे शट डाउन पॉइंट, मेक और बाय। ओके, नेक्स्ट पिलर ऑफ टियर 1 लीन सिस्टम्स एंड इनोवेशन। ये सेटर का फेवरेट है। ओके। इसमें 5S, 6 सिग्मा, JIT, TPM आते हैं। क्वेश्चंस अक्सर थ्योरेटिकल, मैचिंग या डेफिनेशंस होते हैं। इसका एग्जाम नोट क्या है? लीन सिस्टम्स हाई यील्ड है। जापानीज टर्म्स अगर याद है तो इजी मार्क्स है, लेकिन गेस किया तो 0। राइट। और तीसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें फोकस मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस पर होता है। फेवरेबल वर्सेस एडवर्स आउटकम्स का लॉजिक टेस्ट होता है। गॉट इट। अब आते हैं टियर 2 पर, रूल बेस्ड एप्लीकेशन। हाँ, 20-30% वेटेज। पहला टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट रिकग्निशन रूल्स, वो 25%, 50%, 90% वाला। ये एक रिकरिंग थीम है। तो इसका एग्जाम नोट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के परसेंटेजेस यानी 25, 50, 90 रिजिड रूल्स है। थ्रेशोल्ड्स को एग्जैक्टली मेमोराइज करें। ओके, और टियर 2 में क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेशंस यूजिंग FIFO वर्सेस वेटेड एवरेज मेथड्स। और तीसरा है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में टाइप्स ऑफ बजट्स जैसे जीरो बेस्ड, रोलिंग और परफॉर्मेंस। ठीक है। फाइनली टियर 3 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, जिसका वेटेज 10% है। हाँ, इसमें पहला है ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग, क्लासिफिकेशंस जैसे संक, अपॉर्चुनिटी और इम्प्यूटेड कॉस्ट्स। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जिसमें जॉग वर्सेस बैच कॉस्टिंग और EBQ का फॉर्मूला आता है। और सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में क्या कोर टास्क है? यूनिट आइडेंटिफिकेशन जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल्स, पावर हाउसेस के लिए। इसका एग्जाम नोट क्या कहता है? यहाँ प्रोबेबिलिटी लो है लेकिन सिली मिस्टेक्स का रिस्क हाई है। सर्विस कॉस्टिंग के यूनिट्स को अच्छे से जाने, फॉर एग्जांपल पर रूम डे। दिस इज अ ग्रेट ब्रेकडाउन। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फ्यूचर आउटलुक क्या है? 2025-2026 के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? ओके, पहला प्रेडिक्शन, रिसर्जेंस ऑफ बजटिंग न्यूमेरिकल्स। क्योंकि 24 में इग्नोर किया गया था। एग्जैक्टली। प्रेडिक्शन है कि एक रिगरस फ्लेक्सिबल बजट न्यूमेरिकल आएगा जिसमें डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पर कॉस्ट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो एग्जाम नोट ये है कि कंपैरिजन ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन मेथड वर्सेस ABC, मतलब लेबर आवर रेट वर्सेस कॉस्ट ड्राइवर्स। इंटरेस्टिंग। और कोई एडवांस्ड पैटर्न प्रेडिक्शंस? हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में रिवर्स कैलकुलेशंस। मतलब आपको BEP और प्रॉफिट दिया जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट या सेल्स डिराइव करना होगा। ये कंपोनेंट पूछा जा रहा है, फाइनल आंसर नहीं। सो इट्स अबाउट अलजेब्रा स्पीड। बिल्कुल। इसका एग्जाम नोट यही है, रिवर्स कैलकुलेशन के लिए अलजेब्रा स्पीड जरूरी है। इक्वल साइन के अक्रॉस वेरिएबल्स को मूव करने की प्रैक्टिस करें। और लीन थ्योरी में वहां अपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हिच पिलर फोकसेस ऑन ऑपरेटर लेड मेंटेनेंस। गॉट इट। तो इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए 4 विनिंग रूल्स क्या होंगे कॉस्टिंग में 10-14 मार्क्स सिक्योर करने के लिए? ओके, रूल 1, मास्टर द फॉर्मूलाज। BEP, PV रेशियो, वेरिएंस फॉर्मूला सब फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। रूल 2, रिस्पेक्ट द थियरी। लीन सिस्टम्स के जापानीज टर्म्स को मेमोराइज करें। रूल 3, वॉच द रूल्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रॉफिट ट्रांसफर परसेंटेजेस 25, 50, 90 रिजिड हैं, उन्हें मेमोराइज करें। और आखिरी रूल 4,
स्पीड कैलकुलेशन, लीनियर इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जैसे सेल्स 0.6 सेल्स 50,000 इक्वल्स 20,000। और इसका फाइनल एग्जाम नोट? रूल 4 में दी गई इक्वेशन एक क्लासिक मार्जिनल कॉस्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, यू विन। परफेक्ट। तो आखिर में स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। टियर 1 को मास्टर करें, टियर 2 के रूल्स को मेमोराइज करें और स्पीड पर फोकस करें। एग्जैक्टली। अब एक फाइनल थॉट, हमने कॉस्टिंग के पैटर्न को डिकोड कर लिया है, बट व्हाट इफ एग्जामिनर का अगला मूव इन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को किसी दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना हो? ओह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। फॉर इंस्टेंस, सीवीपी एनालिसिस को यूज करके एक केस बेस्ड क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक डिसीजन जस्टिफाई करना। सवाल यह है कि क्या आपकी प्रिपरेशन साइलोड है या आप एक इंटीग्रेटेड पेपर के लिए रेडी हैं?